नमस्कार मित्रों, मैं ललित धानावत, फैकल्टी हिस्ट्री, बाजीराव द स्टडी सर्किल अलवर एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल जीके विद ललित धानावत सर पर। आज मैं रूबरू हूं आपके समक्ष राजस्थान जीके के एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ, वह है राजस्थान में जनपद युग। हमारे राजस्थान के अंदर जनपद युग का जो प्रारंभ हुआ वो किस प्रकार हुआ, उसका आगमन कैसे हुआ, सबसे पहले चर्चा हम इस विषय पर करेंगे। इस पर एक संक्षिप्त चर्चा में मैं आपको बताऊंगा कि राजस्थान में जनपद युग का प्रारंभ कैसे हुआ है। उसके बाद राजस्थान में कितने जनपद थे हमारे और क्या उनके क्षेत्र थे, किस प्रकार का उनकी शासन व्यवस्था थी। आज के टॉपिक पर हम चर्चा इसी बात पर करेंगे। राजस्थान में जनपद युग के जो प्रारंभिक इतिहास होता है उसमें मित्रों हम पहले चर्चा हम उस बात पर कर रहे हैं। उत्तर वैदिक काल के अंदर दरअसल लगभग 1000 ईसा पूर्व में लोहे का आविष्कार हो चुका था। एक लोहे की खोज हो चुकी थी। लोहे की खोज जब हुई तो लोहे की खोज ने अर्थव्यवस्था में एक बहुत उन्नति प्रदान की। यानी कि जब कृषि के जो क्षेत्र में हल का जो प्रयोग किया जा रहा था, वो हल पहले लकड़ी का हल था, उसमें लोहे का फाल बनकर के लगने लगा और एक विशाल हल का प्रयोग वहां पर होने लगा, जिससे खेती को एक वृहत ऊंचाइयां प्राप्त हुई। दूसरी बात, लोहे के अभी तक जो हमने देखा पाषाण काल के अंदर जहां पत्थरों के औजार बन रहे थे, लोहे का जब आविष्कार हुआ तो लोहे के औजार बनने लगे, लोहे के हथियारों का निर्माण भी वहां पर होने लगा। जब ये परिपाटी जब चलने लगी तो एक मनुष्य के दिमाग में एक नई सोच ने जन्म लिया था और उसी जन्म का परिणाम ये रहा कि उत्तर वैदिक काल में जो कबीलाई संघ रूप में जो चल रहा था, उस कबीलाई संघों ने धीरे धीरे 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व तक आकर के एक तरीके से राज्यों का रूप लेना स्टार्ट कर दिया था। दरअसल हथियार जब बने तो हथियार से मानव के पास ताकत आने लगी और मानव जो है छोटी छोटी जो ताकतें थी, जो से कमजोर ताकतें थी, उनको दबाने लगा था। एक तरीके से इसने एक नगरीकरण के प्रोसेस को भी जन्म दिया। नगरीकरण का जो प्रोसेस जो आता है कि जहां नगरीकरण की प्रक्रिया हमारे दो जगह यहां स्टार्ट होती है। एक तो होती सिंधु नदी घाटी सभ्यता में हमें देखने को मिली और एक गंगा घाटी क्षेत्र का नगरीकरण प्रक्रिया हमें देखने को मिली। यानी कि दूसरी जो नगरीकरण की जो प्रक्रिया है वो हमारी जो आई है वो गंगा नदी घाटी के अंदर आई है। पहली जो नगरीकरण की प्रक्रिया वो सिंधु नदी घाटी के क्षेत्र में रही है। इसे नगरीय क्रांति जो नाम दिया वो गार्डन चाइल्ड के द्वारा दिया गया था। उन्होंने अपनी एक बुक की रचना की जिसे हम अर्बन रेवोल्यूशन के नाम से हम जानते हैं यानी कि नगरीय क्रांति के नाम से उसको हम जानते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति जो सिंधु नदी घाटी में हुई थी, वो उसका जो आधार था वो कांसा था, और जो द्वितीय नगरीय क्रांति जो गंगा नदी घाटी में होती है उसका जो आधार है वो लोहा है। इस तरीके से क्या है, नगरीय क्रांति जो आती है, ये जहां जिन क्षेत्रों में नाम दिया जाता है उसका कुछ बेस होता है, तो उसके कुछ आधार होते हैं। आधार जैसे कि वहां जहां पर शासकीय वर्ग का उदय हो रहा हो, जहां व्यापार वाणिज्य काफी उच्च स्तर पर हो, जहां कृषि का विकास वहां जबरदस्त हो, मुद्रा का प्रचलन वहां पर हो, विनिमय वहां हो रहा हो, इस प्रकार के लक्षण जहां दिखाई देते हैं, उन क्षेत्रों को नगरीकरण का नाम दिया जाता है। ये कुछ बातें इनमें, ये परिभाषा जो आती है अर्बन रेवोल्यूशन जो बुक लिखी गई गार्डन चाइल्ड के द्वारा, उसी के आधार पर भी हम कह सकते हैं उसको। दरअसल हमारे भारत में जो कबीलाई जीवन से जो एक राज्य जीवन जो आया, बड़े राज्यों का जो निर्माण हुआ, इसी के साथ ही आप ध्यान रखिए कि राजनीतिक जो विकास है या राजनीतिक इतिहास का विकास जो भारत में जो प्रारंभ होता है वो लगभग 650 ईसा पूर्व के बाद ही माना जाता है। इससे पहले उसमें प्रारंभ नहीं होता है। अभी मैंने आपको बताया कि जो उत्तर वैदिक काल में जब 1000 ईसा पूर्व में जब लोहे की जो खोज हुई थी, तो उत्तर प्रदेश और बिहार का जो क्षेत्र था वहां पर लोहे का बहुत ही व्यापक तरीके से प्रयोग किया जाने लगा था। लोहे की जो खोज है, इस लोह तकनीक ने मनुष्य के भौतिक जीवन में एक परिवर्तन के साथ साथ जनपदों को महाजनपदों में विकसित किया। हमारे राजस्थान में जो
जनपद का जो विकास होता है वो परिणाम होता है सिकंदर के आक्रमण का। सिकंदर के आक्रमण के बाद दरअसल दक्षिणी पंजाब के अंदर जो मालव, शिवी, अर्जुनायन जो जातियां हैं, वो जातियां जो है उसके आक्रमण के बाद राजस्थान के अंदर प्रवेश करती हैं और जनपदों का विकास हमारे यहाँ प्रारंभ होता है। आज की इस विशेष चर्चा में हमारा यही जो चर्चा का उद्देश्य है वो यही है कि राजस्थान के जो जनपद युग है उनके बारे में जानकारी हासिल करना। लेकिन हम राजस्थान की परिचर्चा करें इससे पहले मैंने भी आपसे कहा कुछ टॉपिक्स पर हमें देखना जो अति महत्वपूर्ण प्रश्न होते हैं हमारे, जिनसे क्वेश्चन एग्जामिनर बार बार पूछता है। लेकिन इस महाजनपद युग के बारे में जो जानकारी के जो स्रोत हैं, एक ऐसे साहित्यिक स्रोत या कुछ बातें जिनसे हमें महाजनपद युग के बारे में जानकारी मिलती है, यहां से भी एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन हमें बना करके बनाता है, पूछता है हमसे। लेके तो हम देखते हैं कि दरअसल यहां आप देखिए कि अगुंतर निकाय जो बौद्ध ग्रंथ है उससे हमें महाजनपदों की जानकारी मिलती है। भगवती सूत्र जैन ग्रंथ जो है उससे भी हमें महाजनपद 16 महाजनपदों की जानकारी यहां से मिलती है। वसव सुत एक चुल निधश एक महावस्तु, ये जो ग्रंथ हैं ये भी हमें देते हैं जानकारी किसकी, महाजनपद युग के बारे में। दरअसल एक इतिहासकार हुए हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, उन्होंने महाजनपद का काल जो बताया है, वासुदेव शरण अग्रवाल के अनुसार मैं बात कर रहा हूं, उन्होंने बताया 1000 से 500 ईसा पूर्व, यानी कि 1000 ईसा पूर्व से और 500 ईसा पूर्व का जो काल है वो महाजनपद युग का काल माना जाता है। लेकिन हमारे राजस्थान के अंदर जो एक काल माना गया है वह विशेष तौर पर हमें ध्यान रखना है, वो 300 ईसा पूर्व से और 300 ईस्वी के मध्य माना गया है। महाजनपद जो रहे हैं उनकी संख्या जो टोटल मानी जाती है वो 16 महाजनपद माने जाते हैं। इन महाजनपदों में दो प्रकार के महाजनपद थे, जिनमें एक राजतंत्रात्मक और गणतंत्रात्मक। राजतंत्रात्मक वो महाजनपद होते थे जहां पर एक छत्र शासन राजा का चला करता था, राजा की सलाह के लिए मंत्री परिषद जरूर होती थी, लेकिन वहां राजा ही सर्वोपरि हुआ करता था, जिनकी संख्या 14 थी। इन महाजनपदों के अंदर दो महाजनपद जिन्हें हम ओनली सिर्फ वज्जी और मल, ये वज्जी और जो मल महाजनपद है ये गणतंत्रात्मक महाजनपद थे। गणतंत्रात्मक में एक शब्द है गण, यानी कि जहां का शासन कुछ लोगों के समूह के द्वारा चलाया जाता था, वो महाजनपद गणतंत्रात्मक स्थिति में आते थे, वहां का शासन गणतंत्रात्मक कहलाता है। यहां जो गणतंत्रात्मक जो महाजनपद है मित्रों वो सिर्फ दो हैं, वो है वज्जी और मल। हमारे राजस्थान के अंदर जो जनपद रहे हैं उन जनपदों को मैं आपको यहां बात कर रहा हूं अब, कि क्योंकि हमें टॉपिक पर पूरे भारत के महाजनपद युग की चर्चा न करके अभी तक हमने जो चर्चा महाजनपद युग का जो प्रारंभ हुआ राजस्थान तक कैसे पहुंचा उसके बारे में किया है। और आप ये ध्यान दें कि आपको बहुत महत्वपूर्ण रूप से इसके नोट्स बनाने हैं और काफी बार यहां से प्रश्न पूछा गया है और हमारे राजस्थान जीके का एक अति महत्वपूर्ण टॉपिक, उस पर हम लोग आज चर्चा कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो जनपद का प्रारंभ होता है वो 326 ईसा पूर्व में भारत पर सिकंदर ने आक्रमण किया था। सिकंदर यूनानी था, यूनानी शासक था, और सिकंदर एक उद्देश्य लेकर के चला था कि पूरे विश्व पर मैं एक छत्र शासन करना चाहता हूं, लेकिन वो उसकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हो पाई थी। जब 326 ईसा पूर्व में सिकंदर ने जब आक्रमण किया तो दक्षिण पंजाब के अंदर रहने वाली मालव, शिवी, अर्जुनायन जो जातियां थी उन जातियों ने हमारे राजस्थान में प्रवेश किया था। उनके प्रवेश के बाद हमारे राजस्थान में जो जनपद पनपे, उन जनपदों का नाम आपको अब मैं बताने जा रहा हूं, जिन पर हम चर्चा आज हम करेंगे। मत्स्य जनपद, मालव जनपद, योधेय जनपद, कुरु जनपद, शिवी जनपद, सूरसेन जनपद और अपर जनपद। मत्स्य, मालव, योधेय, कुरु, शिवी और सूरसेन, ये 7 जनपदों के बारे में आज चर्चा हमें यहां पर करनी है। हम सबसे पहले चर्चा जिस पर कर रहे हैं वो है मत्स्य जनपद। मत्स्य जनपद जिसे मच्छ जनपद भी कहा जाता था, क्योंकि मत्स्य जो शब्द है वो मछली को शो करता है, मत्स्य मछली को भी कहा जाता है, लेके और मच्छ जनपद के नाम से भी ये विख्यात रहा है। इसकी राजधानी जो रही है
वो राजधानी विराट नगर है, जिसे हम बैराट के नाम से भी जानते हैं। और ये जयपुर के अंदर इसका विराट नगर जो जयपुर के अंदर पड़ता है। विराट नगर की जो स्थापना की थी वो राजा विराट के द्वारा की गई थी। मत्स्य जनपद का जो क्षेत्र है, इसमें अलवर, जयपुर, भरतपुर, धौलपुर का इलाका इसके अंदर आया करता था। विराटनगर ये वही क्षेत्र है जिसमें महाभारत काल के अंदर पांडवों के द्वारा अपने वनवास का जो 13वां वर्ष था, जिसे अज्ञात वर्ष के रूप में हम जानते हैं, तो पांचों पांडव और उनकी धर्म पत्नी द्रौपदी के द्वारा राजा विराट के यहां पर उस अज्ञात वर्ष को गुजारा गया था। तो वो जनपद जो कहलाता है वो कहलाता है मत्स्य जनपद। दूसरा जो जनपद है वो मालव जनपद की हम बात कर रहे हैं। मालव जनपद का जो मूल स्थान है वो रावी और चुनाव नदी का जो संगम क्षेत्र है वो उसका मूल स्थान रहा है। दरअसल मैंने कहा कि मालव जो जाति है वो दक्षिण पंजाब से हमारे यहां पर आई है। जब राजस्थान के अंदर मालव जाति का आगमन सिकंदर के आक्रमण के बाद जब हुआ था, तो उनका जो एक प्रारंभिक जो क्षेत्र था वो जयपुर के अंदर पड़ता है, मगरछल के नाम से उसको हम जानते हैं। मगरछल एक प्रारंभिक क्षेत्र था। मगरछल में आकर के वो स्टार्टिंग में रुके थे। इसके बाद इस मालव जनपद का जो विस्तार हुआ था वो जयपुर के उस क्षेत्र के साथ साथ अजमेर, टोंक और मेवाड़ तक इसका विस्तार हुआ। हमारे राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा जो सिक्के हमें मिलते हैं वो मालव सिक्के मिलते हैं। लेकिन विचित्र एक बात यह है कि मालव सिक्कों में एक भी सिक्का हमें पंजाब के क्षेत्र से प्राप्त नहीं होता है लेकर के। नानसा यूप एक स्तंभ लेख हमें मिला है जो 225 ईस्वी का है। उससे सिद्ध होता है, यह जानकारी हमें प्राप्त होती है कि मालव शासक श्री सोम ने क्षत्रपों को हरा करके एक यज्ञ किया था जिसे षष्ठी रात्र यज्ञ के नाम से हम जानते हैं। इसने श्री सोम ने पुष्कर क्षेत्र के अंदर भद्र जो लोग थे उन भद्रों को भी परास्त किया। इत्तेफाक लेकिन यह रहा कि भद्रों ने शक-क्षत्रप नहपान से सहायता मांगी और शक-क्षत्रप नहपान ने उनकी सहायता के लिए अपने दामाद ऋषभ दत्त को भेजा और भद्रों ने ऋषभ दत्त की सहायता से मालवों को परास्त किया। आगे जाके जब गुप्त काल की स्थिति यहां होती है, चूंकि कुषाण शक एक लंबा संघर्ष यहां चलता रहता है। उसके बाद जब गुप्त वंश जब प्रारंभ होता है, गुप्त वंश जब आता है और गुप्त वंश के शासक महान शासक समुद्रगुप्त का जब शासन होता है, तो मालवा जो जनपद है उसने समुद्रगुप्त की अधीनता को स्वीकार कर लिया था। इस प्रकार मालवा जनपद का जो इतिहास है वो यहां खत्म हो जाता है। तीसरे जनपद की जो हम बात कर रहे हैं वो है योधेय जनपद। योधेय दरअसल एक बलशाली एक जाति है जिसे आज हम हमारा श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ का जो क्षेत्र है उसको योधेय प्रदेश के नाम से हम जानते हैं। क्यों जानते हैं? क्योंकि यहां पर योधेय जाति का आगमन हुआ, योधेय जाति यहां पर रही, तो जिससे क्या हुआ कि ये जो जनपद है ये जनपद ही उन्हीं के नाम से फेमस हो गया, योधेय जनपद। और इसीलिए श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ इन दोनों क्षेत्रों को योधेय जनपद के नाम से ही जाना जाता है। दरअसल उत्तरी राजस्थान में कुषाण शक्ति को इन्होंने नष्ट किया, योधेय जाति ने। क्योंकि योधेय ये जानकारी हमें देता है, रुद्रदामन शिलालेख जो हमें मिला है वो हमें जानकारी ये देता है कि इस योधेय जाति में इनका एक नेता था जिसका नाम था कुमार नामी, जो कि बहुत प्रसिद्ध नेता था। उसने उत्तरी राजस्थान में जो कुषाण यहां मौजूद थे उन कुषाणों को उसने नष्ट किया, उनको यहां से परास्त किया, उनको यहां से निकाला। योधेय जनपद जो है उनकी जो शासन व्यवस्था थी वो मित्रों अर्ध राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था को उन्होंने अपनाया हुआ था। उनके प्रमुख नेता को महाराज सेनापति के नाम से जाना जाता था। उस नेता की जो नियुक्ति की जाती थी वो योधेय गणों के द्वारा की जाती थी। योधे में जो गण होते, जो समूह होते थे, वो समूह अपने नेता को चुनते थे जिसे महाराज के नाम से जानते थे। अग्रिम जिस जनपद की मैं बात कर रहा हूं वो है कुरु जनपद। कुरु जनपद जिसकी राजधानी जो रही है वो इंद्रप्रस्थ है। इंद्रप्रस्थ जो दिल्ली का क्षेत्र जो कहलाता है लेकर के, इसका जो विस्तार है वो उत्तरी अलवर, दिल्ली, मेरठ और थानेश्वर का जो क्षेत्र है वो कुरु जनपद के क्षेत्र में आता है। दरअसल जब गौतम बुद्ध का जब काल था तो गौतम बुद्ध के काल में
यहां पर कौरव्य नाम का शासक शासन किया करता था। अग्रिम जो जनपद है वो जनपद है हमारा शिवी जनपद। शिवी जनपद राजस्थान का एक बहुत प्रसिद्ध जनपद है। दरअसल शिवी भी, अभी हमने कहा कि मालव, शिवी, अर्जुनायन, ये भी एक जाति की बात है। तो शिवी जो थी वो जाति थी। इन्होंने, इनकी जो प्राचीन जो राजधानी रही है शिवी जनपद वालों की या शिवी जाति की, वो शिवपुर रही है। शिवपुर को वर्तमान में हम पाकिस्तान का एक क्षेत्र है जिसे शौरकोट के नाम से जानते हैं, वो शिवपुर के नाम से उस काल में जाना जाता था। सिकंदर का जब आक्रमण हुआ था तो उस समय दक्षिण पंजाब से यह जाति मेवाड़ यानी कि उदयपुर में आकर निवास करने लगी थी। शिवी जनपद, इसे मध्यमिका भी कहा जाता है, मध्यमिका, जिसे हम चित्तौड़ के नाम से हम जानते हैं। मित्रों, अग्रिम जो जनपद की हम जो बात कर रहे हैं वो है सूरसेन जनपद। सूरसेन जो जनपद है उसकी राजधानी मथुरा रही है। मथुरा जो कि जहां का शासक कंस था, और भगवान श्री कृष्ण जो कि वृष्णि संघ से, वृष्णि कबीले से संबंधित थे, वसुदेव देवकी के वो पुत्र थे, उनका भी जो संबंध है वो मथुरा से माना जाता है। लेकिन सूरसेन जनपद में पूर्वी अलवर, पूर्वी भरतपुर, पूर्वी धौलपुर और दक्षिण पूर्व करौली का हिस्सा हमारे राजस्थान से शामिल होता है। लेकिन मूल रूप से जो उसका मुख्य क्षेत्र था वो सूरसेन जनपद में आता है उत्तर प्रदेश का। यानी कि एक तरीके से ब्रज का जो क्षेत्र है वो लगभग लगभग सूरसेन जनपद के अंदर आ रहा है। इसके बाद जो अग्रिम जनपद जो हमारा आता है वो जनपद है अपर जनपद। ये जनपद माना जाता है मौर्यकालीन जनपद। दरअसल इस टाइम में मौर्य वंश के शासकों का यहां शासन था। राजस्थान के साथ गुजरात, गुजरात से ऊपर सिंध, सिंध से कोंकण क्षेत्र, कोंकण क्षेत्र जो हमारा आता है वो नीचे महाराष्ट्र, गोवा वाला जो क्षेत्र आता है उस बेल्ट को हम कोंकण क्षेत्र के नाम से उसको हम जानते हैं। यहां का शासक मौर्य वंश का शासक था जिसका नाम था राजा धवल। दरअसल ये जानकारी जो प्रमाण है वो प्रमाण है कोटा से प्राप्त होने वाला एक कणसव शिलालेख। कणसव शिलालेख के आधार पर यह सिद्ध होता है कि यहां का जो शासक रहा है वो राजा धवल रहा है। इतिहास के अंदर ये बड़ी क्वालिटी हमारे सामने है। हमारी एक जिम्मेदारी यहां पूर्ण हो जाती है कि जो जानकारी हमें मिलती है प्राचीन इतिहास के अंदर, खास बात यह है कि वो अवशेषों के आधार पर है। तो हम जो राजा धवल की हम बात कर रहे हैं वो हम हमारी मर्जी से नहीं कर रहे हैं, वो कणसव लेख के आधार पर कर रहे हैं। और इस आधार पर हम कह रहे हैं कि जो अपर जनपद है वो अपर जनपद वो मौर्यकालीन जनपद रहा है। ये हमारे 7 जो जनपद हम लोगों ने पढ़े हैं वो महाजनपद युग के क्षेत्र के काल के जो हमारे जनपद काल का विकास हुआ था उस समय के हमारे जनपद युग की बात हमारे यहाँ पर आती है। आप बेझिझक होकर के, टेंशन फ्री होकर के आपको तैयारी करनी है। आप नोट्स यहां से इस वीडियो क्लास से आप अपने बनाइए, उन नोट्स को अपडेट रखिए। मैं आपको पूर्ण रूप से विश्वास दिलाता हूं कि एग्जामिनर क्वेश्चन यहां से बाहर नहीं पूछता है। और अभी हाल ही में अभी आप देख रहे हैं कि लेकर के नोटिफिकेशन जो है पटवार के एग्जाम को क्लियर हो चुका है। लेके पटवार के एग्जाम में एक अच्छा टाइम हमको मिल चुका है। लेके फरवरी तक का टाइम हमारे पास यहाँ मौजूद है। निश्चित रूप से मैं आपको जीके के अंदर राजस्थान के जीके के अलावा पटवार की जीके भी कंप्लीट रूप से हम आपको कराएंगे और वो तैयारी पूरी आपकी यहाँ से होगी। आपको ये ऐसा महसूस ही नहीं होगा मेरी वीडियो क्लासेस के अंदर कि आप किसी क्लास में किसी टीचर के समक्ष रूबरू बैठे या नहीं बैठे हैं। आप निश्चित रूप से काफी किताबों को अपडेट लेकर के, काफी किताबों के अध्ययन के बाद फिर मैं यहां से नोट्स बना करके आप लोगों के समक्ष उनको लेकर के आता हूं ताकि आप अपने लक्ष्य को बेहतर तरीके से प्राप्त कर सकें। तो इस जनपद युग की बात हमारी अब यहां समाप्त होती है। इसमें अग्रिम टॉपिक की जो हम बात कर रहे हैं वो हम लेके चलेंगे, क्योंकि मैंने आपसे कहा था कि राजस्थान को क्रमबद्ध तरीके से हमें लेकर के चलना है। अब हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बाद जनपद युग, और जनपद युग से हम लोग मौर्य काल से लेकर के वर्धन साम्राज्य तक का इतिहास, उन इतिहासों से मुख्य रूप से जो क्वेश्चन हमारे राजस्थान में बनते हैं वो कौन कौन से रहे हैं। फिर आगे हम राजपूत काल की हम लोग बात करेंगे। जो राजपूत काल हमारा 700 से 1200 ईस्वी तक का जो राजपूत काल रहता है वो किस प्रकार का रहा है। और फिर आगे जो हमारी स्वतंत्रता की लड़ाइयां हमारी लड़ी गई हैं, कृषक आंदोलन जो हमारे हुए हैं
उनकी बात हम लोग करेंगे। अंतिम टॉपिक राजस्थान के एकीकरण की का वीडियो मैं पहले आप लोगों की डिमांड पर बना चुका हूं, तो हमारे एकीकरण की बात वहां नहीं होगी क्योंकि हम उसका वीडियो पहले कंप्लीट रूप से बना चुके हैं। अब हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं लेकर के कि राजस्थान के अंदर जो मौर्य काल था, उस मौर्य काल से लेकर के हर्षवर्धन का जो काल आया, उस हर्षवर्धन के काल तक हमारे राजस्थान का लिंक क्या रहा, उससे संबंध हमारे किस प्रकार के रहे, वहां हम लोग डिस्कस इसका आप कर रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम देखते हैं कि मौर्यकालीन जो राजस्थान की हमारी स्थिति रही है। अभी हमने कहा कि 738 के अंदर कणसव जो शिलालेख हमें मिला है, उस समय पता लगता सिद्ध होता है हमारा कि राजा धवल का यहां पर शासन मौजूद था। चित्तौड़गढ़ जो एक राजस्थान के कोई जो गढ़ है, तमाम गढ़, उनमें गढ़ों में एक जबरदस्त गढ़ कहलाता है। हम चित्तौड़गढ़ के बारे में एक कहावत प्रचलित, गढ़ों में गढ़ चित्तौड़गढ़ बाकी सब गढ़ैया, इस तरह की बात यहाँ कही जाती है। लेकिन तो उस चित्तौड़ दुर्ग का जो निर्माण करवाया गया था वो राजा चित्रांगद मौर्य के द्वारा करवाया गया था। राजा चित्रांगद ने अपने ही नाम से एक तालाब बनवाया, क्योंकि जल संरक्षण परंपरा अति प्राचीन काल से हमारे यहाँ रही है। लेकिन तो एक चित्रांगद नाम से उसका तालाब का निर्माण भी उन्होंने कराया था। मित्रों, सेकंड ग्रेड के फर्स्ट पेपर में क्वेश्चन पूछा गया था और यहां एक विचित्र स्थिति रखी गई थी, लेकिन कि चित्तौड़ दुर्ग का निर्माता है। एग्जामिनर आरपीएससी के द्वारा एग्जाम में दो ऑप्शन दिए गए थे, एक तो चित्रांग और एक चित्रांगद। चूंकि प्रॉब्लम यहां पर यह होती लेकर के, अब मैं आपको एक बहुत बारीक बात आपको मैं बताना चाह रहा हूं जो कि आप क्लियर अपने दिमाग के अंदर रखें। दो शब्द यहां पर आए, चित्रांगद और चित्रांग। स्टूडेंट कंफ्यूज होने लगे थे, काफी चर्चा उस समय हमारी हुई थी। लेकिन अब ध्यान रखिए, दरअसल किताबों में जब हम पढ़ते हैं और उन किताबों में पढ़ने के बाद हमें चित्रांगद और ब्रैकेट में लिखा मिलता है चित्रांग, तो एक्चुअली दोनों नाम वहां पर आ गए। अब स्टूडेंट को कंफ्यूज होना ही है, लेकिन यहाँ एक परिपाटी है, यहाँ एक फिक्स एक नियम होता है कि बाहर जो नाम दिया हुआ चित्रांगद वो सर्वोपरि होता है, आगे जो चित्रांग नाम होता है यानी जो ब्रैकेट में आ जाता है वो सेकेंडरी होता है। और जब सर्वोपरि बाहर दी हुई है तो हमारा जो उत्तर है वो चित्रांगद ही होता है। और उस समय भी आरपीएससी के द्वारा उसी को ठीक किया गया था लेकर के। तो ये बात मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। और जैसा कि मैंने आप लोगों से वादा किया था कि राजस्थान की जीके में बहुत से कंफ्यूजन यहां पर मौजूद है, क्योंकि बच्चा गाइड तक अपनी अप्रोच बना के रखता है, उनको मैं बिल्कुल तरतीब से यहां पर क्लियर करते हुए चलूंगा। क्योंकि पिछले वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों को मत्स्य संघ को मत्स्य प्रदेश क्यों कहते हैं, एक जो भ्रम फैला हुआ है उसके बारे में चर्चा मेरी हुई थी। और लोहागढ़ दुर्ग को लोहागढ़ क्यों कहा जाता है उसके बारे में चर्चा हुई थी, क्योंकि काफी अध्यापक गणों ने और ये बात फैला रखी लेकर के अजय दुर्ग रहा है वो, जबकि अजय दुर्ग वो नहीं था। मैं पिछले वीडियो में क्लियर कर चुका हूं। यदि कोई विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहा है और यदि उसे नहीं पता है तो पिछले वीडियो के ऊपर सर्च करे, उन्हें देखे तो उसे जानकारी मिलेगी लेकर के कि लोहागढ़ इसको क्यों कहते हैं। उसके लिए थोड़ी लेबर थोड़ी मेहनत आपको वहां करनी पड़ेगी, आपको मेरे पिछले वीडियो को सर्च करना होगा। नेक्स्ट, यहाँ मौर्य काल का जो शासक आया वो संप्रति, जिसको राजा संप्रति के नाम से हम लोग जानते हैं। इन्होंने भीलवाड़ा जिले के अंदर जहां जहाजपुर एक स्थान पड़ता है वह एक किले का निर्माण करवाया था, जिसे जहाजपुर किला भी कहा जाता है। ये ध्यान रखिए, भीलवाड़ा में जहाजपुर किले का निर्माण जो करवाया गया था वो राजा संप्रति के द्वारा करवाया गया था। बैराठ जो सभ्यता है, उस बैराठ सभ्यता के अंदर एक गोल मंदिर मिलता है जो मौर्यकालीन गोल मंदिर है। उसके बारे में ये कहा जाता है कि उस मौर्यकालीन गोल मंदिर का जो निर्माण है वो निर्माण भी संप्रति के द्वारा ही हुआ था। भरतपुर के नोह क्षेत्र से हमें जाख बाबा की प्रतिमा मिलती है और जाख बाबा की जो प्रतिमा है वो प्रतिमा भी जो है वो मौर्यकालीन प्रतिमा रही है। राजस्थान, ये अभी तक हमने बात की कि मौर्य काल के अंदर राजस्थान की स्थिति हमारी किस प्रकार की थी, किस प्रकार की नहीं थी। हम बात अब जो कर रहे हैं वो हमारी गुप्त कालीन राजस्थान की है कि गुप्त काल के अंदर राजस्थान की स्थिति कैसी थी, गुप्त शासकों का राजस्थान तक संपर्क किस प्रकार का था, कौन से शासकों का था। दरअसल गुप्त काल भारतीय इतिहास के अंदर आप ये मानिए कि एक स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। हमारे राजस्थान में गुप्त काल जो है वो सभ्यता व संस्कृति का काल माना गया। सभ्यता और संस्कृति यहां जबरदस्त गुप्त काल के अंदर विकसित हुई। गुप्त काल में अर्थव्यवस्था गुप्त शासकों की किस प्रकार की थी उसके लिए चर्चा हमारी भारतीय इतिहास के अंदर, जब हमारे इंडियन हिस्ट्री के जो वीडियोस होंगे हम लोग उन क्लासेस के अंदर हम लोग ज्यादा करेंगे।
क्योंकि टॉपिक से हटना हमें किसी प्रकार से ठीक नहीं होता है। ज्यादातर चर्चा हम उन्हीं टॉपिक पर रखें तो ज्यादा ठीक होता है, क्योंकि स्टूडेंट्स का कहना यह होता है कि टॉपिक पर चर्चा हम लोग ज्यादा करें तो वो ज्यादा ठीक है। हम उसी बात को ध्यान रख रहे हैं। तो दरअसल प्रयाग प्रशस्ति एक अभिलेख मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति जो मिला है वो इलाहाबाद से मिलता है। उस प्रयाग प्रशस्ति के जो रचयिता हैं वो हैं कवि हरिशेन। हरिशेन जो थे वो गुप्त शासक समुद्रगुप्त के दरबारी एक संदीप विग्रहिक थे। और संदीप विग्रहिक एक तरीके से जो आज का विदेश मंत्री होता है, इस प्रकार से वो पद हुआ करता था। और कवि भी थे, लेखक भी थे। तो उनके द्वारा यहाँ ये एक लेख लिखा गया था, उसमें विजयों का वर्णन आता है, समुद्रगुप्त की विजय जो है, वीरता है, उनके बारे में आता है। वो आता प्रयाग प्रशस्ति के अंदर। माय डियर स्टूडेंट्स, 351 यहां से जानकारी मिलती है कि 351 ईस्वी में समुद्रगुप्त ने क्षत्रप शासक था जिसका नाम था रुद्रदामा द्वितीय, उसको परास्त किया। और परास्त करने के बाद दक्षिण राजस्थान पर अधिकार कर लिया था। समुद्रगुप्त के बाद चूंकि गुप्त वंश का जो शासक होता है वो चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से भी उसको हम जानते हैं। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य समुद्रगुप्त का ही पुत्र था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने अंतिम क्षत्रप था जिसका नाम रुद्र सिंह था, उसकी हत्या की। और हत्या के बाद संपूर्ण राजस्थान पर गुप्त वंश का अधिकार हो जाता है। अंतिम शासक रुद्र सिंह की हत्या के बाद संपूर्ण राजस्थान पर जो गुप्त वंश का अधिकार होता है वो आप ये ध्यान रखिए, वो होता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के काल में होता है। दरअसल ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है कि संपूर्ण राजस्थान पर गुप्त वंश का अधिकार किस गुप्त शासक के काल में हुआ था। तो आपको उत्तर उसका देना है, वो देना है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। यहां एक खास बात गुप्त शासकों की जो थी, उनकी सफलता की भी हम लोग ये बात कह सकते हैं। राजस्थान के जो जनपद थे उन जनपदों को गुप्त शासकों ने समाप्त नहीं किया, बल्कि उन्हें अपने अर्ध आश्रित बना लिया। यानी कि अपने आश्रित बना लिया, शासन वो कर रहे थे, बाकायदा उनसे कर वसूल करना उनका था और अपने नियम भी वो उन पर लागू किया करते थे। इस प्रकार बहुत बेहतर तरीके से उन्होंने जनपदों एक बेहतर एक ये मानिए कि बुद्धिमत्ता का परिचय दिया था, जिससे उनके साम्राज्य का विस्तार होने में भी उनको लाभ मिला था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य की शासन की बड़ी एक खास बात इसमें रही थी कि उसने उनको अपने आश्रित बनाया, न कि उनको समाप्त किया था। गुप्त काल की एक बड़ी निधि, एक बड़ा खजाना बयाना जो क्षेत्र पड़ता है भरतपुर के अंदर, वहां एक गांव पड़ता है, उस गांव का नाम है हुल्लनपुरा। उस हुल्लनपुरा गांव से गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्के हमें मिलते हैं, जो कहा जाता है लगभग कुमारगुप्त के शासनकाल के आसपास के वो रहे हैं। लेकिन इससे सिद्ध हो रहा है कि गुप्त काल जो गुप्त शासक हैं उनका क्षेत्र कहां, भरतपुर के अंदर भी मौजूद था। क्योंकि अभी मैंने कहा कि संपूर्ण राजस्थान पर हो ही चुका था। महाकवि माघ और ब्रह्मगुप्त का जो जन्म भीनमाल जालोर में हुआ था, ये घटना भी जो आती है वो गुप्त काल की से संबंधित ही रही है। हमारे यहां राजस्थान के अंदर हूण जाति का आक्रमण हुआ था। हूण दरअसल मूल रूप से वोल्गा नदी के किनारे रहने वाले लोग थे, रहने वाली एक जाति थी, एक बर्बर जाति थी, एक आक्रामक जाति थी। लेकिन विशेष बात यह है कि यह जाति शिव भक्त भी थी। हूणों में एक प्रसिद्ध शासक आता है जिसका नाम होता है तोरमान। तोरमान ने 5वीं शताब्दी के अंत तक यहां राजस्थान में जो गुप्तों का शासन था उन गुप्तों से उस राजस्थान को छीन लिया था। तोरमान के बाद उसके पुत्र मिहिर कुल ने राजस्थान पर आक्रमण किया और यहां विराटनगर के अंदर विराटनगर पर हमला किया। विराटनगर में उसने बौद्ध विहार जो थे उनको नष्ट किया, क्योंकि हूण जो है वो शिव भक्त थे, वो शिव भक्ति के प्रचार में विश्वास करते थे। बौद्ध धर्म से वो एक विरोधी हम उनको मान सकते हैं। तो उसने बौद्ध विहारों को उन्होंने यहां करके नष्ट कर दिया था। यहां से एक हमें उल्लेख मिलता है बारडोली से, बारडोली जो कि कोटा में है। उन्होंने नागर शैली में शिव मंदिर का वहां निर्माण करवाया था। दरअसल हूण यहीं बसे और धीरे धीरे हूण जो थे वो राजपूतों में शामिल होते चले गए। हूण राजकुमार, इसका प्रमाण हमें मिलता है
कि हूण राजकुमारी जिसका नाम था हरिया देवी, हरिया देवी का जो विवाह होता है वो गुहिल वंश के शासक अल्लट के साथ होता है और वो जाति जो है वो राजपूत जातियों के अंदर शामिल होती चली गई थी। मालवा शासक यशोवर्मन एक महान शासकों की श्रेणी में वो आते हैं। उन्होंने राजस्थान से हूणों को समाप्त किया और हूणों का राज्य एक समाप्त यहां पर हो गया। अब हम बात करते हैं यहां से आगे आकर के वर्धन साम्राज्य से हमारे राजस्थान का क्या संबंध रहा है। क्या वर्धन साम्राज्य जो है उसका भी कोई लिंक राजस्थान से आता है? तो माय डियर स्टूडेंट्स ध्यान रखिए, वर्धन साम्राज्य का भी वर्चस्व राजस्थान के थे, इसका भी हमें प्रमाण मिलते हैं। दरअसल वर्धन साम्राज्य का शासक जिसका नाम है प्रभाकर वर्धन, उन्हें भीलमाल जालोर पर उन्होंने आक्रमण किया। यहां पर उस काल में गुर्जर प्रतिहार का शासन था भीलमाल जालोर के अंदर। गुर्जर प्रतिहार वंश के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग पढ़ेंगे। अति महत्वपूर्ण प्रश्न वहां से हम लेंगे लेकर के। और भीलमाल जालोर पर जो गुर्जर प्रतिहारों का जब शासन था, गुर्जर प्रतिहारों को उसने यहां से परास्त किया और जालोर पर अपना शासन वहां स्थापित किया। प्रभाकर वर्धन के बाद हर्षवर्धन शासक बना। हर्षवर्धन वर्धन साम्राज्य के इतिहास प्रसिद्ध शासक होते हैं। हर्षवर्धन के शासनकाल में चीनी यात्री हेनसांग जो था, क्योंकि वो भारत में जो आया था हर्षवर्धन के शासनकाल में ही आया था, और हेनसांग ने भीनमाल की यात्रा जो की थी वो हर्षवर्धन के शासनकाल के अंदर की थी। इस प्रकार जो वर्धन जो साम्राज्य है, इस वर्धन साम्राज्य का भी लिंक हमारे राजस्थान के अंदर रहा है। आज के इस वीडियो क्लास में जो मेरी चर्चा रही है वो राजस्थान के जनपद युग और राजस्थान का मौर्य काल से लेकर वर्धन साम्राज्य तक का इतिहास क्या रहा है, इसके महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा हमने यहां की है। अभी जैसे मैंने कहा कि पटवार एग्जाम और राजस्थान पुलिस के एग्जाम को प्राथमिकता दी जा रही है, यह विशेष तौर पे ध्यान रखना मेरी तमाम वीडियो क्लासेस के अंदर जो मैं कवर करके चल रहा हूं उसमें आपको एक कांस्टेबल से लेके आरएएस तक के जो भी एग्जाम्स यहां पर हो रहे हैं उसमें आपको मुड़ करके बुक्स देखने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि आपको जो भी कोई क्वेश्चन पूछना है उसकी सुविधा भी मैं आपको वीडियो क्लास के साथ साथ देता हूं। क्योंकि स्टूडेंट्स के एक बेहतर भविष्य के लिए और स्टूडेंट्स के साथ उनका उज्जवल भविष्य बन सके, उसके साथ में हर विद्यार्थी के साथ कदम से कदम मिलाकर उनके साथ हूं। उसमें पीछे मुड़कर आपको जब भी आप देखेंगे तो मैं आपके साथ तैयार मिलूंगा। आपकी सेवा में हमेशा हम लोग तत्पर हैं। हमारी जो अध्ययन है वो आप ही को समर्पित है। आपका सहयोग भरपूर मात्रा में मिल रहा है। बस ऐसे ही सहयोग की कामना हमारी आपसे है, ताकि वो सहयोग, आपका जो सहयोग है वो हमें ऊर्जा प्रदान करता है, लेकिन और आपकी जो सहायता हम लोग कर सकें उसके लिए प्रेरणा हमें आपके सहयोग के द्वारा मिलती है। आज की परिचर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूं। नेक्स्ट अगली क्लास में परिचर्चा हमारी रहेगी। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूं। और विदा लेने के साथ साथ मैं आपसे एक बात पुनः कह रहा हूं कि किसी भी प्रश्न पर कहीं कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम यदि आपको आती है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर 9610232818 पर आप उस प्रश्न को आप उस पर सेंड कर सकते हैं, उस पर उसको ड्रॉप कर सकते हैं। उसका आंसर यथासंभव आपको प्रदान शीघ्र कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक बार मुझे पुनः आपका धन्यवाद। आप मुझे आज्ञा दें, फिर हम आपसे मिलते हैं इसी वादे के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।